स्कॉट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो हम आज जनरल कुछ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, कि पाकिस्तान में जो टैरिफ है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो मतलब अलग अलग एंगल्स हैं डिफरेंट चीज़ों के। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास बिल्स वगैरह के अंदर जो टैरिफ आता है वो कैसे बन के आता है। तो इसके अंदर ये मतलब फर्स्ट स्लाइड है, लेकिन इसमें एक काम की बात बस हम लास्ट वाली पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कि जब जो कस्टमर की तरफ अगर हम एंगल से मतलब कस्टमर के एंगल से देखें, तो आपकी पहली चीज जो इफेक्ट हो रही होती है वो टाइप्स ऑफ लोड है। इफेक्ट कर रही होती है टैरिफ को। मैक्सिमम डिमांड है, टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, पावर फैक्टर, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज। ये चीजें जो कि आपके बिल के अंदर लग के आती हैं। टाइप ऑफ लोड से मुराद ये है कि आपकी डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। B1, B2, B3, आप कितने मेगावाट किलोवाट का लोड है आपका, तो उसके लिहाज से आपका अलग टैरिफ होता है। एमडीआई का अलग आपको चार्ज होता है। टीओयू टैरिफ है तो टाइम में सुबह का टैरिफ अलग है, शाम का टैरिफ अलग है। पावर फैक्टर पे पेनल्टी लगती है, और एनर्जी जितनी ज्यादा यूज कर रहे होंगे वो मल्टीप्लाई हो रही होगी आपके टैरिफ रेट के। तो ये चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, ये तो हमें पता है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो हमारे टैरिफ कैटेगरी दी जाती है पाकिस्तान में, उसके अंदर जो नेपरा चाहे डिस्को उसको दे रही है, के इलेक्ट्रिक को दे रही है, तो उसके अंदर जो है वो ये कैटेगरीज उसने जर्नल बनाई हुई है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जनरल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सप्लाई, बल्क सप्लाई, एग्रीकल्चर सप्लाई, पब्लिक लाइटिंग सप्लाई। तो इन सब के अंदर अलग अलग टैरिफ जो है वो मेंशन होते हैं कि किस सेक्टर को क्या टैरिफ दे रहे हैं ये। और हमारे यहाँ पे क्रॉस सब्सिडीज भी होती हैं, कि ऐसा भी होता है कि रेजिडेंशियल के कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा कस्टमर हो जिसका टैरिफ हाई हो एवरेज प्राइस से, और कुछ ऐसे हों जिनका टैरिफ लो हो, तो उसके उधर से जो जिसका हायर टैरिफ है वहां से कुछ पैसे लेके जिसका लोअर टैरिफ है उसको पैसे बैलेंस किए जा रहे होते हैं। जैसे अक्सर एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास लोवेस्ट टैरिफ होता है, इसी तरह रेजिडेंशियल में जो स्टार्ट के यूनिट्स होते हैं उसका लोवेस्ट टैरिफ होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी भी हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेपरा जो है हमारे यहाँ पे, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि नेपरा जो है वो रेगुलेटर है, और नेपरा ही वो बॉडी है जो कि टैरिफ जो है वो डिटरमिन करती है। ठीक है जी। और इसके फंक्शंस हम पहले भी कर चुके हैं। क्विकली ये कि लाइसेंस इशू करता है, टैरिफ इशू करता है, परफॉर्मेंस आपकी जज कर रहा होता है। कंज्यूमर को कोई मसले हैं वो नेपरा के पास जाके इम्प्लीमेंट या अपने सही करवा सकता है चीज़ें, अगर उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट है कि वो हर वक़्त मॉनिटर कर रहा होता है कि जो रूल्स उसने बनाए हैं वो सही से एनफोर्स हो रहे हैं या उस पे कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी। लिमिटेशंस, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, करंटली यूनिफॉर्म टैरिफ, स्टैंडर्ड्स फॉर टैरिफ डेटा। इसका मतलब ये वही लिमिटेशन का मतलब ये है कि नेपरा खुद से हर चीज़ नहीं कर सकता। बैक एंड पे उसको पॉलिसी चाहिए होती है, कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और पार्टिकुलरली मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन की तरफ से आती है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो इंडिकेशन देगी, नेपरा उस पाथ की तरफ जो है ना वो मूव करेगा। अभी हमारे पास एक इशू है जो कि ऑब्वियसली जब हमने रिटेल पे जाना है या आगे जाना है तो वो आपको खत्म करना पड़ेगा, वो है यूनिफॉर्म टैरिफ। हमारे एक पॉलिसी डली हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में ओवरऑल यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए, कि जो कंज्यूमर कराची में पे करे वही कंज्यूमर लाहौर में पे करे, वही कंज्यूमर हैदराबाद में पे करे। तो इस वजह से क्या होता है कि चाहे वो किसी का हायर टैरिफ आ रहा हो, किसी का लोअर टैरिफ आ रहा हो, वो सब्सिडीज को बैलेंस आउट करके पूरे पाकिस्तान में एक ही टैरिफ बनाया जाता है। बाकी ये कि नेपरा ने खुद भी जो है वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स अपने टैरिफ डिटर्मिनेशन के बनाए हुए हैं, आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अच्छा जी। नेक्स्ट आपके पास ये है कि नेपरा के जो रूल्स हैं वो हमें पता है 1997 जो है वो उसका सेक्शन 31 टैरिफ के ऊपर है। और अब ये नेपरा एक्ट जो है वो काफ़ी अमेंड हो चुका है, मतलब इसके ऊपर रूल्स आते रहते हैं। जैसे 2018 में मैंने आपको कल भी बताया था कि काफ़ी मेजर अमेंडमेंट हुई थी, और होलसेल मार्केट की तरफ मूव करने के लिए, और 2021 तक भी इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं। तो उसके अंदर बेसिक टैरिफ की सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई है मोटी-मोटी, कि यार किस तरह का टैरिफ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए।
और टैरिफ स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स जो हैं वो 1998 के रूल्स बने हुए हैं, जिसके तहत नेपरा जो है ना वो पूरी प्रोसीडिंग्स करता है टैरिफ की। और कंज्यूमर के लिए जो टैरिफ है उसके लिए एक अलग से एक और मेथोडोलॉजी नेपरा ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है कि कंज्यूमर एंड टैरिफ मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस 2015, इसके तहत वो आपके पास कंज्यूमर एंड टैरिफ निकल के आता है। अच्छा, बाकी तो जनरल और रूल्स हैं, इसको हम नहीं डिस्कस करते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके पास जो टैरिफ आमतौर पे चल रहा होता है, वो इस तरीके से होता है कि जनरेशन में आपके पास 3 तरह के टैरिफ चल रहे थे पीछे भी, बट अब गवर्नमेंट की इंडिकेशन है कि वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे जाएगा। कॉस्ट प्लस टैरिफ है, अपफ्रंट टैरिफ है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग है। कॉस्ट प्लस जो है वो आपके पास जितनी आपकी कॉस्ट आ रही होती है, उसके ऊपर आपको एक मार्जिन, एक प्रॉफिट दिया जाता है, तो इसको कॉस्ट प्लस कहते हैं। अपफ्रंट आमतौर पे पहले से जब कोई चीज़ को लाना हो, पहली दफ़ा लाना हो या उसको आप ये कह सकते हैं कि प्रमोट करना हो, तो उसमें पहले से टैरिफ निकाल के अट्रैक्शन दी जाती है कि यार ये आप काम करें। और कॉम्पिटिटिव बिडिंग में ये होता है कि आप ओपन कर देते हैं कि यार ये मुझे 50 मेगावाट चाहिए। अब आप में से कौन कितने का देगा? तो जो सबसे लोएस्ट बिड देता है, आप उसको अवार्ड कर देते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर रूल्स ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं और वो अब उनकी नेक्स्ट इंडिकेशन है कि जितनी भी जनरेशन आएगी, वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे आएगी। हाँ, अली 1 मिनट थोड़ा-सा ये मैं स्लाइड पूरी कर लूँ। ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास कॉस्ट प्लस है बिल्कुल, कि आपने जो ट्रांसमिशन लाइन लगाई उसके ऊपर कितना आरओई मिलेगा आपको। जैसे कि जो अभी एचवीडीसी लाइन डली हुई है पाकिस्तान में 660 केवी, तो उसका कॉस्ट प्लस टैरिफ है। और इसी तरह आपके पास कॉम्पिटिटिव बिडिंग में अगर आपके पास आपने प्राइवेटाइज़ करनी हो ट्रांसमिशन लाइन और कोई ट्रांसमिशन लाइन किसी थर्ड पार्टी से बनवानी हो, तो फिर आप इसमें भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग का कि यार ये एक मुझे यहाँ से यहाँ लाइन डालनी है, तो कौन कितने में डालेगा? तो जो उसमें बेस्ट डालेगा, आप उसको अवार्ड कर सकते हैं। और इसको अल्टरनेटली हम ये कहते हैं कि जब कंज्यूमर इसको पे करता है, तो इन चार्जेस को यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस भी कहा जाता है। और इसको नेपरा जैसे अगर एनटीडीसी वगैरह हो, तो उसके लिए वो बाकायदा एक लिमिटेड पूरा कैलकुलेट करती है कि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, पर उसके ऊपर एक छोटा मार्जिन रख के उन्हें कॉस्ट निकाल के देती है। डिस्ट्रीब्यूशन में अभी जो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, वो डिस्ट्रीब्यूशन वो है जो कि जिसमें अभी एग्जिस्टिंग है पाकिस्तान में, लाइक केईज एंड डिस्को, जो कि वायर बिजनेस भी कर रही हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कर रही हैं। तो इनके अंदर जो है ना वो रेवेन्यू कैप और प्राइस कैप होता है। अच्छा, अगर ये बिजनेसेस अलग-अलग हो गए, तो फिर क्या होगा? वो मैं हल्की सी इंडिकेशन ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन में वायर सिस्टम अलग हो जाता है, तो वो बिल्कुल वही हो जाएगा जो कि ट्रांसमिशन की तरफ मूव करेगा। और अगर आपके पास क्या कहते हैं और जो वो होंगे रिटेलर्स, वो तो ओपनली कॉम्पिटिटिव बिड होंगे, जो सस्ता देगा उसके पास जाएगा। करंटली डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने किया हुआ रेवेन्यू कैप या प्राइस कैप। इसका मतलब ये है कि आपने एक यूनिट्स पे कैलकुलेशन की हुई होती है और आप उस पे क्या कर देते हो कि यार आपके पास आप इतने पैसे, फर्ज़ किया कई के आपने एक इंडिकेटिव कैलकुलेट किए कि कई का जो रेवेन्यू है ना वो आना चाहिए मंथली, फर्ज़ किया 3 अरब रुपए। तो आपने उसको लिमिट कर दिया 3 अरब। अगर इस 3 अरब से ऊपर आएगा तो आप क्या करोगे? उसको रिवर्स कंज्यूमर के अंदर ही बाँटोगे। इसी तरह प्राइस कैप के अंदर ये होता है कि आप जो पर यूनिट बेच रहे होते हो, उसके अंदर आप कैप लगा देते हो कि यार आप 18 रुपए से ऊपर नहीं बेचते, इससे ऊपर नहीं बेच सकते, इस तरीके से, ठीक है? तो ये गैलेक्सी A20s किसका है भाई? अब आप और अली क्वेश्चन भी कर लो, ये एक गैलेक्सी A20s आना चाहता है हमारे उसमें, लेकिन वो कोई हमें बताए तो फिर हम उसको ऐड कर लें। सर ये जो अपफ्रंट टैरिफ होते हैं ये मस्ट रन टैरिफ होता है, ये जरूरी है? नहीं, 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 वो मस्ट रन तो इसकी फर्दर डिवीजन है ना। नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है अपफ्रंट। अच्छा, क्योंकि जब भी कर्टेलमेंट होती है तो ये जो अपफ्रंट वाले होते हैं उनको नहीं रोकते, उनको चलने देते हैं, बाकी सबको रोक लेते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। उनको भी कभी-कभी कर्टेल करते हैं, बट ये है कि पैसे तो इन द एंड अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो आपको उनको देना ही देना है ना। अगर उसमें आपका असल में आमतौर पे अपफ्रंट वाले जो है ना वो हैं जिनके एग्रीमेंट इस तरह का हुआ है कि जिसमें आपको पैसे देने ही देने हैं। मतलब वो जिसको आप कहते हैं टेक ओवर पे। तो वो टेक ओवर पे जी। में ये होता है कि फिर वो कहते हैं जब पैसे देने ही देने हैं तो फिर इसको कर्टेल क्यों करें? मतलब मैं इसको ना चला के भी पैसे दे रहा हूँ और मैं इसको चला के भी पैसे दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? सही। सही है?
अच्छा, ये गैलेक्सी A20s मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ किसका है, तो वो फिर मैं ऐड कर लूँगा क्योंकि नाम नहीं आ रहा। तो मुझे अच्छा जी, हम अपनी प्रेज़ेंटेशन पे वापस आते हैं। एनुअल टैरिफ वर्सेस मल्टी ईयर टैरिफ और पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, उस्मान रईस है, 1 मिनट इसको ऐड कर लें फिर, उस्मान को चैलेंज। हमारे पास एनुअल टैरिफ और मल्टी ईयर टैरिफ ये है कि हमारे यहाँ कुछ डिस्कोज़ को और के इलेक्ट्रिक को इन्होंने मल्टी ईयर टैरिफ दिया हुआ है। 3-4 डिस्कोज़ भी हैं और कुछ 3-4 डिस्को हैं जिनको एनुअल टैरिफ दिया हुआ है 1 साल का। तो उसमें ये होता है कि आप पहले से मतलब कैलकुलेशन एक कर लेते हो कि यार इस पे इसके कितने एसेट्स हैं, कितनी एनर्जी देगा और उसके तहत एक टैरिफ दे देते हो। वो आमतौर पे एनुअल है, बट मल्टी ईयर टैरिफ इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी कंपनी है, खास तौर पे जो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट का तो कोई मसला नहीं है, कंपनी चले ना चले, गवर्नमेंट के ऊपर ही लॉसेस जाते हैं। बट एज़ अ प्राइवेट कंपनी आपको एक स्टेबिलिटी की इंडिकेशन देने के लिए और कंपनी को भी पता हो कि मैंने क्या करना है, तो आम तौर पे आप 5 ईयर का टैरिफ देते हो। 5 ईयर, 7 ईयर का टैरिफ है हमारे यहाँ पे। तो के इलेक्ट्रिक का भी जो टैरिफ है वो मल्टी ईयर टैरिफ है, पिछले कई सालों से चल रहा है, वो रिन्यू होता है। लास्ट टैरिफ जो है वो आया था आई थिंक 2016-17 में, 7 साल का है और 2023 में एक्सपायर हो रहा है। और इसके अंदर ये होता है कि आप हर साल में ये कर रहे होते हो कि यार आप इस साल में कितनी इन्वेस्टमेंट करके जनरेशन और ट्रांसमिशन बढ़ाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओगे, अगले साल कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे अगले साल कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे और उसके लिहाज से आपका टैरिफ वो बना रहे होते हैं कि ठीक है, अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी इतनी, इतनी, इतनी हम आपको बेहतरी आती जाएगी। और दूसरा इसमें एफिशिएंसी भी होती है कि आप इतने लॉसेस पहले साल कम करोगे, अगले साल इतने लॉसेस कम करोगे, तो आपका टैरिफ इस तरीके से आगे आता जाएगा। तो ये एनुअल टैरिफ और मल्टी ईयर टैरिफ इस तरीके से हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। और अच्छा, कॉस्ट ऑफ चेन ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स जो है वो हमें पता है कि जब पीछे जनरेशन हो रही होती है, तो जनरेशन में आपके पास जो भी कंपनीज़ हैं, अगर तो सिर्फ रिन्यूएबल है तो उसमें आपका फ्यूल नहीं है, बट बाकी जितने थर्मल हैं उन सब के अंदर गैस और फ्यूल की कॉस्ट आएगी, वो सब चलेंगे, इनकी अपनी कॉस्ट आएगी। ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन की कॉस्ट आएगी, उनके लॉसेस एडजस्टमेंट होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आएगी, उसके लॉस एडजस्टमेंट होंगे, फिर कंज्यूमर का टैरिफ बन के आएगा। तो 3 कंपोनेंट बन रहे होंगे कंज्यूमर तक टैरिफ आने के अंदर। और अगर मैं केई का स्ट्रक्चर देखूं तो वो इस तरीके से है कि आपके पास जनरेशन के अंदर केई का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर केई की अपनी जनरेशन है। उसके अंदर जाहिर बात है कि केई की जनरेशन में क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं। फ्यूल कॉस्ट होता है, O&M की कॉस्ट होती है, आपका जो एसेट होता है वो डेप्रिशिएट हो रहा होता है और रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड होता है, मतलब जो भी आपके एसेट्स हैं उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो ये कंपोनेंट आपका एक टैरिफ बनता है। अच्छा, आईपीपी से जो केई लेती है वो 2 तरह की पेमेंट्स हैं, एक तो वेरिएबल पेमेंट और कैपेसिटी पेमेंट, मतलब ये सीपीपीए से भी ऐसे ही है, सीपीपीए जिनको दे रही होती है। बट एक आप फ्यूल के पैसे दे रहे होते हो, एक कैपेसिटी के पैसे दे रहे होते हो। और कैपेसिटी के अंदर ये जो लेफ्ट साइड पे केई में लिखा हुआ है O&M, डेप्रिसिएशन, आरओआरबी, ये सब कैपेसिटी के अंदर मर्ज हो जाता है जब आप किसी से खरीद रहे होते हो। अच्छा, सीपीपी एजी से आपका क्या हो रहा होता है, वो एक लमसम एक बास्केट प्राइस होती है, क्योंकि सीपीपी एजी जैसे हमने बात की थी, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस टाइम पूरे पाकिस्तान से खरीद रहा है। डैम से भी खरीद रहा है, विंड से भी खरीद रहा है, सोलर से भी खरीद रहा है, थर्मल से भी खरीद रहा है। तो वो एक बास्केट प्राइस बनाता है कि सबका एवरेज प्राइस बनाता है कि यार इससे ली, इससे ली, इससे ली, तो किसी की ज़्यादा, किसी की कम, तो जो एक प्राइस निकल के आती है, वो केई पे करता है। तो इस तरीके से जनरेशन की कॉस्ट केई की निकल के आती है। और फिर ये ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिशन में भी सेम है कि आपके पास O&M कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और आरओआरबी, जिसे हमने बात की कि रेट ऑफ रिटर्न बेस है कि आपके उसके ऊपर कितना रेट लेना है। इसी तरह उसमें आपके पास कुछ लॉसेस भी होते हैं, वो भी इनबिल्ड करने पड़ेंगे आपको। फिर फाइनली आप आते हो डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आधा कंपोनेंट तो वही है जो कि ट्रांसमिशन वाला होता है, मतलब वायर बिजनेस। O&M, डेप्रिसिएशन, आरओआरबी, ये बिल्कुल वही है जो कि ट्रांसमिशन वाला कंपोनेंट है। फिर इसके अंदर आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रेवेन्यू वाली साइड, जैसे कि अगर कोई बंदा सिर्फ सेलिंग कर रहा हो, तो उसमें उसकी क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन एक चीज होती है, और फिर बेस रेट एडजस्टमेंट कंपोनेंट और अदर इनकम बैड डेट्स। ये आपके पास जनरली ये होता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके पास रनिंग में पैसे आ जाते हैं तो आपने बैंक में रखवा दिए 5 दिन के लिए, तो वहां से इंटरेस्ट आ गया या कोई और इस तरह, तो वहां से आपकी अदर इनकम जनरेट होती है।
बैड डेट्स की एक प्रोविजन दी हुई होती है, एक परसेंटेज अलाउ की हुई होती है नेपरा ने, कि जैसे आपको पता है कि कराची में कुछ एरियाज हैं जो कि बिल पे ही नहीं करते, तो उसकी एक टाइमलाइन होती है कि अगर फर्स्ट किया 2 साल गुजर गए, फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन जेन में नहीं है मेरे, बट फॉर एग्जांपल के 2 साल गुजर गए, एक अमाउंट है जो कि आपको पे नहीं किया जा रहा, तो वो फिर बैड डेट की सूरत में उसकी एक रिकवरी जो है ना वो कई एडजस्ट करता है। और फिर इसके लॉसेस, तो नीचे जो बिलू में आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ से आपने परचेज किए, यहाँ की कॉस्ट आई प्लस लॉसेस आए, और यूनिट फाइनली आपने बेच दिए, तो ये ऊपर टैरिफ बन के आ गया आपके पास। इन तीनों चीजों का कंपोनेंट ऐड हुआ, टैरिफ बन गया। टैरिफ के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल, जो कि आप बोलते हो फर्ज किया 18 रुपए आप सुबह में पे करोगे, 22 रुपए आप शाम में पे करोगे, और अगर इंडस्ट्रियल है तो उसके फिक्स चार्जेस भी वो देगा पर किलोवाट, वो मतलब 400 रुपए पर किलोवाट पर मंथ भी हो सकता है, 440, मतलब डिफरेंट, वो B1 B2 B3 में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये इस तरह का एक कई टैरिफ बन के आ रहा होता है, और यही मतलब यही सिनेरियो हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है, जरा सा लेफ्ट राइट करने के बाद चीजें यही होती हैं मतलब। ये जो स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स वगैरह होती हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या एरिया पे ही आता है? हाँ, इसमें दो चीजें होती हैं कि ऐसा नहीं होता एरिया पे आ रहा होता है, ये लोग जो है ना वो जो एक क्या होता है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, उसके ऊपर कुछ इन्होंने मतलब बिलिंग उनके एंड पे डाली हुई होती है कि कुछ परसेंटेज जो है ना उसका कोई अरेंजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है आई डोंट नो, बट इसकी बकायदा मैंने आपको, हमने शुरू में देखा भी था कि इसके ऊपर जो टैरिफ्स थे ना, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पब्लिक लाइटिंग सप्लाई का एक अलग से कैटेगरी होती है। तो पब्लिक लाइटिंग सप्लाई का एक नॉर्मल चार्ज ये लोग म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो होती है ना आपकी, जो जो यस सर। केएमसी और ये टाइप, जी ये जी। इनसे चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, क्या कॉस्ट लो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म केई के टैरिफ के अंदर डला हुआ है, जो कि ये है कि आपके पास मंथली एडजस्टमेंट होता है, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, जो कि आप देख रहे होते हैं आपके बिलों में आ रहा होता है, हर मंथ पे न्यूज आ रही होती है कि वापडा डिस्कोज ने इतना अप्लाई किया, केई ने इतना अप्लाई किया। उसमें ये होता है कि आपके फ्यूल चार्जेस जो आ रहे होते हैं, आपको पता है कि जैसे अभी इंटरनेशनल प्राइस चेंज होती रहती है, गैस की प्राइस चेंज होती रहती है, एलएनजी की प्राइस चेंज, तो हर आपने एक रेफरेंस प्राइस बनाई हुई होती है, और उस रेफरेंस प्राइस के लिहाज से आप क्या करते हो कि अगर मैंने फर्ज किया पिछले महीने मैंने फ्यूल के रखे हुए थे 5 रुपए, बट इस दफा मुझे फ्यूल मिला 6 रुपए का, तो वो जो 1 रुपए का डिफरेंस है वो मैं क्या करूंगा, वो मैं नेक्स्ट मंथ में फिर चार्ज कर लेता हूँ आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेपरा। नेपरा इसकी पूरे फिजिकल डॉक्यूमेंट कई जमा कराता है, नेपरा उसकी पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर फाइनली उसको देती है कि भाई इतने आपके एफसीए बनते हैं। इसी तरह क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है जिसके अंदर टीएनडी लॉसेस, वेरिएबल ओएनएम एंड टारगेट यूनिट सोल्ड बेसिस जो है ना वो इसके अंदर एडजस्ट होते हैं, जिनमें मेजरली समझने की बात यह है कि जब आपके पास एफसीए चेंज हो रहा होता है, मतलब कॉस्ट कंपोनेंट चेंज हो रहा होता है पर मंथ, तो उसके जो लॉस की परसेंटेज जब मल्टीप्लाई होती है कॉस्ट के साथ, तो वो प्राइस भी चेंज हो जाती है। और इसी तरह वेरिएबल ओएनएम का मतलब ये है कि एक तो इसमें क्या कहते हैं इन्फ्लेशन का कंपोनेंट होता है, और प्लस आपके पास एक लिमिट्स अलाउ होती हैं उसके अंदर, अगर आपने कोई भी ऑपरेशन मेंटेनेंस में कोई बड़ी एक्टिविटी है तो प्रॉपरली तौर पे कई उसके पूरे मतलब इसकी भी पूरी कॉस्ट बनाती है, वो जाती है, हर क्वार्टरली एडजस्ट हो रहा होता है। इसमें पॉइंट सिर्फ ये है कि क्वार्टरली कई सॉरी पावर मिनिस्ट्री और नेपरा जो है वो एफसीए तो एज इट इज पास होता है तमाम कस्टमर्स को, बट क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो होती है ना वो पास नहीं होती। क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो होती है वो आपके पास क्या कहते हैं, जब तक कि गवर्नमेंट उसको समझती नहीं है कि मतलब कि इसको मुझे पास ऑन करना है, तो वो उसको सब्सिडी के अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर उसको लगता है कि अब मेरी सब्सिडी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो फिर वो कस्टमर्स पे पास करती है। तो आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि जो बेस रेट है वो आमतौर पे साल बाद, 1.5 साल बाद चेंज हो रहा होता है, हर हर क्वार्टर पे चेंज नहीं होता। ईयरली एडजस्टमेंट में आपके पास वही O&M एडजस्टेड, बेस रेट एडजस्टमेंट, अदर इनकम, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये सारी ईयरली कंपोनेंट में जाके एडजस्ट होती हैं। और क्लॉ बैक मैकेनिज्म है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग है विद कंज्यूमर्स के, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने रेवेन्यू कैप किया हुआ होता है कि खास अमाउंट से ज्यादा अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो फिर आपको वो पैसे वापस कस्टमर्स में शेयर करने पड़ते हैं। तो ये क्लॉज ये पूरे उसके अंदर डले हुए हैं अगर आप टैरिफ डिटेल में जाएंगे। अच्छा जी, अली का सर इसकी क्वेश्चन। कोई एग्जांपल कि कभी? हाँ, क्लॉ बैक की। जी जी सर।
हाँ कभी ये हुए देखा में नहीं यार, ऐसा। ये एग्जांपल निकालनी पड़ेगी। इसमें नेपरा की पूरी है, अगर आप नेपरा की वेबसाइट पे जाके सिर्फ क्लॉ बैग लिख के करें तो नेपरा ने 1-2 दफा जो है ना वो केई के ऊपर डाला हुआ है ये रिवर्स देने का, ये है इस तरह का। मेरा ख्याल है 4-5 साल पुराना पुराना ऑर्डर है मेरा ख्याल है। तो सर ये रेजिडेंशियल के लिए है सर या सिर्फ नॉन ओवरऑल रेजिडेंशियल के लिए? ओवरऑल सबके लिए वो एक मतलब फर्ज किया आपने, देखा यार रेवेन्यू ज्यादा आ गया, उसको आपने यूनिट पे डिवाइड किया, फर्ज किया वो निकल आया, जैसे एफसी होता है कि 1 रुपया निकल आया, तो आपने बोला यार तमाम बिलों में 1 रुपया एडजस्ट कर दो माइनस में, तो इस तरह का ये सीन होता है। ठीक है। अच्छा अली का क्वेश्चन, एफसीए फ्यूल प्राइस इंक्रीज होने से बढ़ता है बाय फ्यूल मीन पेट्रोल और क्रूड ऑयल। यार अल्टीमेटली एक लिंकेज है ना, मतलब ऑब्वियसली हम तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्रूड ऑयल नहीं डलता, बल्कि प्लांट्स होते हैं एचएफओ के, प्लांट्स होते हैं एलएनजी के, प्लांट्स मतलब अदर देन गैस बात कर रहा हूँ, गैस हमारी बेस रेट पे, एलएनजी पे होते हैं और हमारे पास डीजल पे होते हैं आमतौर पे, ये 3 तरह हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली डीजल की प्राइस, एचएफओ की प्राइस, एलएनजी की प्राइस डिपेंड होती है क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल जब ऊपर नीचे जाता है तो इन तीनों की प्राइसेस भी ऊपर नीचे जाती हैं। तो अगर आप क्रूड ऑयल को ही रेफरेंस मानेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो ये तीनों भी ऊपर जा रहे हैं, अगर क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो ये तीनों भी नीचे आ रहे हैं। तो रेफरेंस आपका क्रूड ऑयल ही रहता है। बट जो केई सबमिट करती है वो एज इट इज जो प्राइसेस उसने ली हुई होती हैं, मतलब फर्ज किया उसने पीएसओ से एचएफओ परचेज किया है तो वो पूरी पूरी इनवॉइसेस भी देता है नेपरा को कि मैंने पीएसओ से एचएफओ इतने पैसों के अंदर परचेज किया था, तो वो फिर उसका डिफरेंस कैलकुलेट करता है। अच्छा जो आपके सब्सिडीज चल रही होती हैं हमारे यहाँ पे 3 तरह की मेनली सब्सिडीज हैं। एक तो क्रॉस सब्सिडी है जो कि मैंने आपको बताया, क्रॉस सब्सिडी में आपके पास इस तरह की सब्सिडी है कि जिस तरह मैंने मतलब जैसे एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, तो सिर्फ रेजिडेंशियल की अगर आप एग्जांपल लें, तो जो 100 यूनिट यूज़ करता है सिर्फ, तो उसका रेट होता है तकरीबन 8 रुपए, और जो यूज़ करता है 600-700 यूनिट उसका रेट होता है तकरीबन 20 रुपए। अब इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस होगी ना वो मे बी फर्ज़ किया वो होगी 16 रुपए। तो अब आप जिससे 20 रुपए ले रहे हो ना, उसके 4 रुपए उठा के जो सस्ता वाला है वहां पे उसको बैलेंस आउट कर रहे होते हो। अब इस पे कई लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि जिन लोगों से आप ज्यादा चार्ज करते हो ये बेसिकली मतलब बहुत से राइट्स के खिलाफ है ये वैसे, कि मतलब ह्यूमन राइट्स और फलाने राइट्स और पता नहीं कौन कौन से राइट्स के खिलाफ है, कि मतलब जो चीज मैं ले रहा हूँ मुझ पे आपने जबरदस्ती की एक सब्सिडी थोपी हुई है, तो भाई मैं क्यों कंपनसेट करूं दूसरे लोगों को। बट एक उन्होंने एक रैशनलाइजेशन बनाई हुई है कि यार जैसे अब जो बहुत ही गरीब लोग हैं या जहाँ पे मतलब जो 100 यूनिट का मतलब यही है कि वो हाउस होल्ड बहुत गरीब है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको वो इंटरनली इस तरह कंपनसेट कर रहे होते हैं, ये एक चीज है। अच्छा गवर्नमेंट जो है बहुत सी सब्सिडी अपनी जेब से भी दे रही होती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आपको 20 रुपए की एग्जांपल दी, तो 18 रुपए की बिजली थी, 2 रुपए उसने कंज्यूमर से लिए और 4 रुपए उसने गवर्नमेंट ने अपनी जेब से डाले और फिर उसको पास ऑन किया, तो आमतौर पर ऐसा ही हो रहा होता है। अच्छा सर क्रॉस ऐसा भी तो हो सब्सिडी सकता है, क्या कह रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है सर कि सोलर लगा हुआ हो और सिर्फ कई से 100 यूनिट जो कंज्यूमर हो, तो वो तो फिर गरीब नहीं हुआ, तो उसकी भी हाँ कंपनसेशन करनी लेकिन पड़ेगी। ऐसा ऐसा होता नहीं है, उसका रीजन ये है कि जो वो है ना सोलर का अभी तक जो वो है रूल, वो है अभी तक सिर्फ 3 किलो सॉरी 5 किलोवाट और 3 फेज मीटर पे, अभी मतलब 3 फेज मीटर पे है, सिंगल फेज मीटर पे नहीं है, सॉरी ये कहना था। तो जब आप 3 फेज मीटर पे 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट लगाते हो ना, तो 3 फेज पे आपको जो स्लैब वाला टैरिफ है वो हट जाता है आपका सोलर में भी, और 5 किलोवाट वो से तो ऊपर सर भी। ऑफ पीक और ऑन पीक आ जाता हाँ तो ऑफ पीक ऑन पीक के रेट जो है ना वो ज्यादा है, वो सस्ते नहीं है। ऑफ पीक ऑन पीक में आपको पीक 23-24 रुपए का पड़ता है और ऑफ पीक आपको 18-19 रुपए का पड़ता है, तो उसमें आपने अगर है। सोलर जी जी लगाया हुआ जी तो जी। आपको यूनिट सस्ते नहीं पड़ते। अच्छा एक आपके पास उसको आप इंटर रीजन में भी थोड़ा सा समझ सकते हैं और उसको क्रॉस भी कह सकते हैं, कि हमारे यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म टैरिफ है, तो यूनिफॉर्म टैरिफ में ये होता है कि भाई जैसे लेस्को है, आइस्को है, गैपको है, ये काफी एफिशिएंट्स हैं, एफिशिएंट है, इनकी 92-93%, कुछ की 96% तक की रिकवरी है। जबकि सक्कर ले लें और कोयटा ले लें, पिशावर ले लें, टेस्को ले लें, इनकी रिकवरियां बहुत कम है। तो इनकी जब आप वो देखते हो ना क्या कहते हैं कॉस्ट जब निकल के आती है तो उनकी बहुत हाई निकल के आती है, आइस्को फेस्को लेस्को इनकी कम निकल के आती है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें भी फिर एक एवरेज टैरिफ ले लेती है, और फेस्को लेस्को के कंज्यूमर थोड़ा हायर पे कर रहे होते हैं, और कैस्को वाले जो है ना अपनी असल कॉस्ट से लो पे कर रहे होते हैं, असल कॉस्ट से। लेकिन पूरी दुनिया पे एक ही रेट कर रही होती है। तो क्या करते हैं, जो लेस्को का एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है उससे ही कॉम्पनसेट करते हैं दूसरी डिस्कोस को। तो बेसिकली इसको आप इंटर रीजन या क्रॉस कह सकते हैं हमारे जुमरे में, इस तरीके से ये हो रहा होता है। और स्पेशल सब्सिडीज ऐसे होती हैं कि जैसे आपने किसी इंडस्ट्रीज वगैरह को कोई प्रमोशन देने के लिए कि यार आपके मुल्क में इंडस्ट्री ग्रो करे, आप वक्तन फवक्तन कोई ना कोई पैकेज देते रहते हो। जैसे अभी भी आपने ये दिया हुआ है कि आप जो पीक चार्जेस होते हैं वो नहीं ले रहे, आप बोल रहे हैं कि पीक में भी हम ऑफ पीक चार्जेस ही लेंगे, इस तरह के आपके पास पैकेज दिए हुए होते हैं। और एक आपने जितनी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं 5, उनको आपने एक स्पेशल रेट दिया हुआ है, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल को, लेदर को, कारपेट को, कि भाई इनको आप आई थिंक 7.5 सेंट्स या 9 सेंट्स कोई ऐसे है कि वो उस पे इन्होंने टैरिफ इनको फिक्स सब्सिडी दी हुई है। तो इस तरह की सब्सिडीज पाकिस्तान में ये चल रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये एमवाईटी पे अभी मैं फिर डिटेल में तो जाने का इतना फायदा नहीं है, ये आप देखिएगा, ये इसमें वो लिखा हुआ है टू कैप क्लॉ बैक मैकेनिज्म जो है ना, वो ये है कि अगर आपका 12% का आपने प्रॉफिट दिया हुआ है आरओआरबी पे, अगर 12% से ज्यादा आएगा ना तो फिर वापस आपको कंज्यूमर को देना पड़ेगा। और ये टैरिफ की डिटेल लिखी हुई है, और ये 2016 में मतलब इनको मिला था, ये उस टाइम की है 12 रुपए, बट आज ये बहुत ऊपर जा चुकी है। मतलब 12 रुपए मिला था 2016 में, फिर उस पे हर साल जब जैसे जैसे अपग्रेड होता रहता है तो ये टैरिफ ऊपर बढ़ता जाता है। अच्छा, ये जो मिला था ये उस टाइम की ऑर्डर की कॉपी है, 1 जुलाई 2016 में मिला था, और 2030 जून 2023 तक वैलिड है। ये 30 जून 2023 तक ये जितने भी इसमें क्लॉजेज हैं ये एज इट इज वैलिड है। अच्छा, कंज्यूमर एंड टैरिफ वर्सेस यूटिलिटी एंड टैरिफ की बात सिर्फ ये थी कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो एक होता है यूटिलिटी टैरिफ, क्या आप देखते हो केई की कितनी कॉस्ट आ रही है, लेस्को की कितनी कॉस्ट आ रही है, फेस्को की कितनी कॉस्ट आ रही है, और आप खुद ये फैसला करते हो कि मुझे कंज्यूमर से कितनी लेनी है। तो उसमें जो भी डिफरेंस आ रहा होता है ना, वो जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो एक सब्सिडी होती है कि फर्ज किया लेस्को की कॉस्ट आ रही है 15 रुपए, कंज्यूमर से आप ले रहे हो 17 रुपए, तो वो जो 2 रुपए होंगे वो आप यूज करोगे किसी दूसरे रीजन में, जैसे हेस्को की आ रही 20 रुपए, उसको बैलेंस करने के लिए। उसके अलावा उससे ऊपर जितने भी पैसे बन रहे होंगे वो फिर आप सब्सिडी में खुद दोगे। तो हमेशा कंज्यूमर एंड टैरिफ और यूटिलिटी एंड टैरिफ डिफरेंट होता है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट होता है ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो वैलिड कैसे है 2023 तक? यार उसके अंदर क्लॉजेस लिखे हुए ना, मैंने आपको पहले बताया। आपको मैंने दिया मल्टी ईयर टैरिफ, और मल्टी ईयर टैरिफ में मैंने आपको हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये कंपोनेंट्स पढ़े थे। मल्टी ईयर टैरिफ मैंने आपको 2016 में दिया और मैंने कहा ये 2023 तक है। 2016 में मैंने बेस रेट एक आपको दिया और मैंने उसे बोला कि वो क्वार्टरली भी बढ़ता रहेगा, ईयरली भी बढ़ता रहेगा, लेकिन जो जो मैंने रूल्स सेट कर दिए हैं 2016 में, वो रूल्स एज इट इज 2023 तक वैलिड है, और उसका जो रेट है वो इन रूल्स के तहत ही बढ़ेगा। ये जो रूल्स यहाँ लिखे हुए क्वार्टरली एडजस्टमेंट, ईयरली एडजस्टमेंट, इन रूल्स के अलावा वो नहीं बढ़ सकता टैरिफ आपका। तो इसलिए वो आपके पास टैरिफ एज इट इज वैलिड है, क्योंकि वो मल्टी ईयर टैरिफ है। मल्टी ईयर टैरिफ का ये मतलब नहीं होता कि अगर आज 12 रुपए 2016 में निकले तो वो 5 साल तक 12 रुपए ही रहेंगे, ये मतलब नहीं होता मल्टी ईयर टैरिफ का। मल्टी ईयर टैरिफ का मतलब ये होता है कि मैंने आपको एक वो मैकेनिज्म, वो फार्मूले बना दिए हैं कि जिस फार्मूले के तहत आपका 5 साल टैरिफ चलता रहेगा। अच्छा, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये सब माशाल्लाह आपको आती होंगी, एमडीआई, पावर फैक्टर, टीओयू। आगे बढ़ते हैं, बिल के अंदर ये चीजें आती हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इस तरह का, ये खैर थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है, मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन है, तो ये जून 2019 का अभी लेटेस्ट टैरिफ आया हुआ है, इसमें जैसे कंज्यूमर के साथ क्या चार्ज हो रहा है, तो ये चेंज हो चुका है। ये B1 जो मैं आपको बता रहा, B1, B2, B3, B4 कैटेगरीज हैं कि 25 किलोवाट तक है तो B1 में आ रहा है, 5000 किलोवाट तक है B3 में आ रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद सही है, ये एक वीडियो है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केई का बिल इस तरह से आता है, ये तो केई की वेबसाइट से ही उठाया था मैंने। तो अगर आप केई की वेबसाइट पर जाएं तो अपने बिल की पूरी डिटेल उसने दी हुई कि किधर कंजम्पशन कैसे होती है, क्या होता है, क्या एनालिसिस है। और फाइनली अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन करें तो हम बस ये 2 मिनट में इसको एंड करके ना एक नई स्टार्ट करते हैं। मैं 2-3 और चीजें फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 2-3 मिनट के क्वेश्चंस हैं और फिर हम जो है ना वो दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे। तो किसी को क्वेश्चन है तो पूछे। सर वो जो टैरिफ जो यानी कि
हम लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं कोई भी जब प्रोजेक्ट लगाने से पहले, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे या हम इसी यानी कि जो कंज्यूमर एंड का टैरिफ है इसको डिस्कस करते रहेंगे? नहीं, जनरेशन की बात कर रहे हो? जी सर। अच्छा, हम थोड़ा-सा इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये मैं उस तरफ थोड़ा-सा आऊँगा जी कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा और टच करेंगे, बट वो अगर बिल्कुल उस पे जाएँगे तो फिर उसके लिए एक और चीज़ चाहिए होगी। ये वो चीज़ है जो कि ये थोड़ा-सा उस पे डिपेंड करती है। इसको मैं थोड़ा-सा है मेरा आइडिया कि इसको हम थोड़ा-सा टच अपॉन करें, कि वो हम टैरिफ बेसिकली जनरेशन का जो टैरिफ है, वो जनरेशन का टैरिफ होता है ना, जो आप किसी जी को जी ऑफ़र करते हैं। तो वो भी हम ये जी 1-2 और प्रेज़ेंटेशन है, इसकी कुछ स्लाइड्स मुझे डिस्कस करनी है, फिर हम उस तरफ आते हैं, ठीक है? तो ठीक। उसमें हम क्या अभी देख सकते हैं फ़ौरन। ये मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए हैं, अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट मतलब थोड़े खुद गो थ्रू करें ना, तो कई चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँगी। मतलब फिर हमें भी डिस्कशन ज़रा क्विक हो जाएगी हमारी। मैंने इसमें खैर इससे फिर इतना हम वो नहीं करते, इसमें यही है कि ये यहाँ पे भी इसने ये सारी चीज़ें ये एक लिखी हुई हैं, अगर आप देखेंगे ना, ये एक मैंने स्पेशल सेक्शन 1 है स्टेट बैंक का, आज से 2-4 साल पुराना डॉक्यूमेंट है जिसपे उसने सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें भी आपको ये इसी तरह नज़र आएगा कि जनरेशन के क्या कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसमिशन में क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है। और फिर उसकी किस तरीके से कंज्यूमर एंड टैरिफ में ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, और इसने पूरा यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से हमारे पास अ, जो ये सारा कैपेसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो किस तरीके से एलोकेट हो रहा है। तो ये इसने सबके टैरिफ भी बताए हैं, देखें टैरिफ किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, और मतलब ये काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है, हम इसको तो नहीं डिटेल में करेंगे, इसमें उसने काफ़ी चीज़ें जो हैं, वो डिस्कस आउट की हुई हैं। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि रिजॉइन करें आप सेम पे, और फिर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है? आ जाएँ, मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।